नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर वेरिएंस एकेडमी के चैनल पर। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 6 जनवरी को मनाया गया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है। एक फ्रांसीसी संगठन SOSEED के माध्यम से यह ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई है। मतलब विश्व में जो है अनाथ दिवस मनाने की शुरुआत की गई है इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। 2024 की थीम क्या है? अनाथ जीवन मायने रखता है, यानी कि ऑर्फन लाइव्स मैटर। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में 140 मिलियन से अधिक अनाथ है। यह यूनिसेफ के अनुसार बताई गई है। सबसे अधिक एशिया महाद्वीप में अनाथ रहते हैं बच्चे, 61 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति को लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने किया है शुरू? तो प्रोजेक्ट विस्तार ये है IIT मद्रास ने शुरू किया है। विस्तार की क्या फुल फॉर्म होती है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है विस्तार की। IIT मद्रास ने कृषि एवं किसान कल्याण के लिए या उसके साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरुआत किया है। ओके, कृषि मंत्री कौन है भारत में वर्तमान? तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है। इसी में ही हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत के बाहर पहला IIT किसने खोला था? ओके, तो IIT मद्रास ने पहला खोला था। ओके, कहाँ पर, कौन से देश में खोला था? तंजानिया में खोला था। तो तंजानिया की जो है राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा है। क्या है प्यारे बच्चों? डोडोमा ये इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? शिलिंग है, SHILLING। ये थोड़ी सी अजीब है, इस बात को आपको याद रखना है। क्या है? तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमो। और इसकी मुद्रा क्या है? शिलिंग है। ओके, ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है, उसका नाम बताना है। तो किसने किया है? IIT जम्मू ने किया है। सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से फिलहाल जो है सम्मानित किया गया है। तो वो कौन कौन सा संस्थान था, उसका नाम बताना है। तो IIT खड़गपुर है। ओके, और IIT खड़गपुर ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। इसी में ही अगर हम आगे बात करें, आर्मी के जवानों के लिए ई-शूज बनाए हैं, तो उस संस्थान का नाम बताना है। उस संस्थान का नाम क्या है? IIT इंदौर। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर बनाया गया है? तो उज्जैन में बनाया गया है। उज्जैन यानी कि इंदौर की सहायता से। और इंदौर कहाँ पर है? MP में है। ओके, अगला है, DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? IIT दिल्ली के साथ बनाई गई है। 1951 में भारत का पहला IIT कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपको बताना है भारत में पहला IIT कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर IIT खड़गपुर स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 2029 तक इसकी स्थापना करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र को साल 2029 तक स्थापित करने की घोषणा की है। यह अनुसंधान पूर्वी अंटार्कटिका में बनाया जाएगा। भारत ने अंटार्कटिका में अब तक
ऑलरेडी 3 स्थायी अनुसंधान बना लिए हैं। ओके, वो कौन कौन से भारत ने जो फिलहाल बना लिए हैं? दक्षिणी गंगोत्री 1983 में, मैत्री और भारती ये भी बना लिए, ये तीनों बना लिए हैं। आपको बता देते हैं ये दक्षिणी गंगोत्री जो है ये फिलहाल रनिंग में नहीं है, मतलब कार्य नहीं कर रही है। वर्तमान में भारतीय और मैत्री अनुसंधान केंद्र में काम कर रहे हैं। ओके, और ये काम कर रहे हैं, तो गंगोत्री अभी वर्किंग में नहीं है। अगला है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बात हो रही है अंटार्कटिका की, तो माउंट विल्सन मैसिव ये वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? अंटार्कटिका की। ओके, अंटार्कटिका का एक्टिव वैल्कोन कौन सा है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है वैल्कोन यानी कि ज्वालामुखी के मामले में? माउंट एरेबस, ये कहाँ पर है? रोस द्वीप पर है ये वैल्कोन। वैल्कोनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। अगला है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है कि भैया इसको समाप्त कर देंगे 2025 तक। और यह क्वेश्चन राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन आ चुका है कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है, तो 2025 तक निर्धारित किया गया है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030। ये लक्ष्य का मतलब मैं ये बता रहा हूं यहाँ पर, मलेरिया को कब तक समाप्त कर दिया जाएगा। नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य क्या रखा है? 2070 तक। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, याद करना है। चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2040 तक। खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2035 तक। ओके, मलबा युक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030। यानी कि अंतरिक्ष में जितना भी ये मलबा है, ओके, उन सभी को जो है कंप्लीट रूप से साफ करने का एक निर्णय रखा है, तो किसके द्वारा? इसरो के द्वारा रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? GSLV। GSLV की क्या फुल फॉर्म होती है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जीपीएस सिस्टम कहाँ का है? मतलब जो हम जीपीएस को अगर हम यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि लोकेशन जो हम फाइंड आउट करते हैं वो जीपीएस है। तो ये जीपीएस किस देश की है? ये है यूएसए की। और भारत की कौन सी है? नेव आईसी। ओके, या NAVIC कह सकते हैं। BEIDO यानी कि बीडू किस देश की है? चाइना की। और ग्लोनस किसकी है? रसिया की है। ओके, ये सारी क्या है? एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि इनके माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हो। अगला है, जीपीएस की क्या फुल फॉर्म है? इसमें जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। NAVIC की नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन होती है। ओके, बीडू की क्या फुल फॉर्म? बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये इन सभी की फुल फॉर्म होती है। ओके, अच्छा, इसी में ही अगर हम इसरो की बात करें, इसरो की स्थापना कब हुई थी भैया? पहले इसरो की फुल फॉर्म बताते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में ही इसकी। ओके, वर्तमान में इसका हेड कौन है? चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ इसका चेयरमैन है। और S सोमनाथ से पहले कौन था? के सिवान जो है इसके चेयरमैन थे। के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कमी की है? तो इसका सही आंसर है 7.93% की इसमें कमी की है। ओके, UNFCCC की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? UNFCCC की स्थापना कब हुई थी?
21 मार्च 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। बोन यानी कि जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। कब हुआ था प्यारे बच्चों? कोप 1 यानी कि 1995 में जर्मनी में हुआ था। और लास्ट कब हुआ था? लास्ट 29 नंबर का हुआ था 2024 में, बाकू में हुआ था, अजरबैजान में। ओके, यानी कि लास्ट सम्मेलन कब हुआ? ये बाकू में 2024 में हुआ था। ओके, तो कोप सम्मेलन की अगली बैठक कब होगी? ये होगी ब्राजील में होगी। ओके, अच्छा, कोप की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसकी फुल फॉर्म होती है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? कुछ ऐसी गैसें जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ा दे, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी ग्रीन गैस की सारी गैसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो वो है एयर इंडिया। ओके, अगला है इसी के अंदर, अगर हम एयर इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। इसके फाउंडर कौन थे भैया एयर इंडिया के? तो इसके फाउंडर थे JRD टाटा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो वो आपको बताना है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। कुछ और भी पक्षी से रिलेटेड डेज मनाए जाते हैं, जैसे कि नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। वर्ल्ड माइग्रेटर बर्ड डे कब मनाया जाता है? ये मई और अक्टूबर में मनाया जाता है। मई और अक्टूबर में मनाया जाता है, सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। इसको फिर से ध्यान देना बच्चों, इसको यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटर बर्ड डे कब मनाया जाता है? मई में सेकंड सैटरडे को, और अक्टूबर में सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पर है? ये नागपुर में। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली को जाना जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड किसे कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में पंजाब में मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम बताना है। तो उस ऐप का नाम है सृजन मोबाइल ऐप। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वो कौन है? पाकिस्तान। UNSC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, UNO की अगर हम बात करें, UNO की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और इसीलिए 24 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? उसको बोला जाता है UNO डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? UNO डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसका हेड कौन है भैया प्रेजेंट टाइम में? UNO का एंटोनियो गुटेरेस है। अगर हम UNO की कुछ ऑर्गन की बात करें, अगर हम ये कहें टाइप्स ऑर्गन कौन कौन से हैं भैया इसके, तो इसके 6 ऑर्गन हैं। ओके, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल को प्यारे बच्चों इसको समाप्त कर दिया है 1994 में। ओके, तो प्रेजेंट में 5 ऑर्गन बचे हुए हैं। ओके, आपको एक चीज बता देते हैं, इन ऑर्गन में, इन 6 जितने भी ऑर्गन हैं, इनमें सिर्फ ये वाला ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हैग में है। और जितने भी ऑर्गन 5 बचे हुए हैं, 6, इन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। अगर इसी में ही अगर हम और बात करें, टोटल मेंबर कितने हैं? यूएनएससी ऑर्गन का ये सेकंड पार्ट है। तो अभी जो पाकिस्तान को जो शामिल किया गया है वो इसमें किया गया है। ओके, नन
परमानेंट मेंबर के अंदर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये जो सेकंड ऑर्गन है, ओके, ये दो प्रकार के इसके पार्ट होते हैं, मतलब एक तो परमानेंट मेंबर होते हैं एक पार्ट में और दूसरे में नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो जो परमानेंट मेंबर होते हैं ये 5 है परमानेंट मेंबर। कितने हैं प्यारे बच्चों? 5 परमानेंट मेंबर। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रसिया, एफ से फ्रांस। ओके, तो इस प्रकार से ये 5 इसके सदस्य हैं परमानेंट। इसी के अंदर जो परमानेंट सदस्य नहीं है वो यहाँ पर है 10 सदस्य। ओके, तो आपको अभी बताया था कि इसके अंदर टोटल 15 मेंबर होते हैं, 15 देश होते हैं। तो 5 तो ये परमानेंट हो गए हमारे पास में, ओके, और उसके बाद में जो 10 हैं ये जो परमानेंट नहीं है। तो अभी 1 जनवरी 2025 में जो आप ये जो देख पा रहे हैं ना प्यारे बच्चे, ये वाले ये सारे अभी रिसेंटली नए जो है इनको अपॉइंटमेंट किया है, इनको जो है नॉन परमानेंट मेंबर के सदस्य बनाए हैं। इन सभी का कार्यकाल 2 साल का होता है, यानी कि ये जो जितने भी 10 मेंबर है ना, इन सभी का कार्यकाल, इन 10 कंट्रियों का कार्यकाल 2-2 साल का होता है। ओके, आगे इसी में अगर हम बात करें, भैया आप बताओ हाउ टू सेलेक्ट मेंबर। भैया अभी जो है ये जो 5 मेंबर सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, ये कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? ये इस साइड में 5 मेंबर है, इनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है? यानी कि ये जो टोटल 10 मेंबर है ना, इनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, किस बेस पे किया जाता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। 5 एशिया और अफ्रीका से लिए जाते हैं 5 मेंबर। 1 मेंबर पूर्वी यूरोप से लिया जाता है। ओके, 2 मेंबर लैटिन अमेरिका से लिए जाते हैं और 2 मेंबर पश्चिमी यूरोप से लिए जाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2 बार जो है एक्सप्लेन किया गया है, क्या? पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप से लिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर पूर्वी से 1 मेंबर और पश्चिमी से 2 मेंबर लिए गए हैं। इसमें भी काफ़ी बार विवाद हो जाता है कि भैया आप यूरोप से जो है 3 मेंबर ले रहे हो और ये बात सही नहीं है। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड देख पा रहे होंगे, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका क्या होता है? ठीक है, जहाँ पर स्पेनिश, पुर्तगाल और फ्रेंच ये 3 भाषाएं बोली जाती हैं। स्पेनिश, पुर्तगाल और फ्रेंच, जहाँ पर ये 3 भाषाएं बोली जाती उसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। ओके, हाल ही में वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या कहा गया है या क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर है जनरेशन बीटा कहा जाएगा। पूरी दुनिया में समय समय पर बच्चे पैदा होते हैं और उन्हें समय की परिस्थिति के अनुसार उनका नाम दिया जाता है, और जो नाम दिया जाता है उसको बोला जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ओके, तो अभी अगर हम बात करें 1995 से लेकर 2009 के बीच में अगर जिन भी बच्चों का जन्म हुआ उसको क्या कहा? जनरेशन जड़। 2010 से लेकर 24 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए थे उसको क्या बोला? जनरेशन अल्फा। ओके, 2025 से लेकर जो 2039 तक के जो बच्चे पैदा होंगे ना उनको बोला जाएगा जनरेशन बीटा बोला जाएगा। ओके, जनरेशन बीटा के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल रोबोट के साथ खेलते खेलते बड़े होंगे। आप सभी को पता है कि अभी जो है एआई का जमाना है। ओके, तो प्यारे बच्चों आज आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको बताना है हाल ही में 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।